नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग फिजिक्स में आज डिस्कस करने वाले टॉपिक साउंड यानी कि ध्वनि पे जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न बने हैं सभी को हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। जो भी, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का, चाहे वो यूपी पुलिस का, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और सभी महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना डिले किए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। कहा गया ध्वनि गमन नहीं कर सकती, ध्वनि गमन नहीं कर सकती द्रव, ठोस, हवा, निर्वात। तो भैया जो ध्वनि होगी, ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, चाहे वो माध्यम आपका ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो। यानी कि चाहे वो विकल्प में देखें तो चाहे वो द्रव हो यहां भी गमन करेगी, ठोस यहां भी गमन करेगी, हवा यानी कि गैस यहां भी गमन करेगी, लेकिन वैक्यूम यानी कि निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर पाएगी, ठीक है। वाइब्रेशन तभी उत्पन्न होगा, ध्वनि तभी उत्पन्न होगी जब कंपन, वस्तु में कंपन हो, वाइब्रेशन हो। तो निर्वात में ना तो कोई मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ना वहां पे वाइब्रेशन होगा, ना कंपन होगा, इसलिए ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। यानी कि ध्वनि आगे गमन कर ही नहीं पाएगी। उत्पन्न तो कर लेंगे हम लोग आपस में, अगर जाएं निर्वात में अगर हम जाएं और कोशिश करें कि बात करें तो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। बोलेंगे लेकिन ना मेरी बात आपको सुनाई देगी, ना आपकी बात मुझे सुनाई देगी। तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी जो कि निर्वात में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। ध्वनि तरंगे डॉट डॉट यहाँ पे तरंगे हैं। दाब, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय, यांत्रिकी। तो भैया जो आपका ध्वनि तरंगे हैं, कौन सी तरंगे हैं, यहाँ पे कहा गया डॉट डॉट ध्वनि तरंगे, तो यांत्रिक तरंगे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। कहा गया आयाम, समय, अवधि और आवृत्त, गति, घनत्व। तो भैया जो डेंसिटी होगा, घनत्व होगा, ये ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। घनत्व ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न। ये तो फील हो रहा है जैसे केबीसी वाला, है ना। ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न। चलिए फिर जवाब दीजिए। ये प्रश्न आपके लिए 1 करोड़ का है ना। चलिए, ध्वनि तरंगे डॉट डॉट तरंग हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स तरंग, और सुपर और यांत्रिक। 4 विकल्प हैं आपके पास। तो भैया आप लोग का आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जो ध्वनि तरंगे हैं कौन सी हैं, वो यांत्रिक तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। अब इसका आंसर दीजिए। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है। वस्तु का ताप, वस्तु की सामग्री, वस्तु की गुणवत्ता, वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल। ठीक है, वस्तु का ताप, वस्तु की सामग्री, वस्तु की गुणवत्ता, वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल। 4 विकल्प आपके पास हैं। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा कि ध्वनि तरंग का आयाम जो है वस्तु के कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या बोला गया, कहा गया निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय कहलाता है। आवर्तकाल, आवृत्त, तरंगदैर्ध्य, आयाम। तो भैया जो माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के संपूर्ण दोलन को कराने वाला, जो संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय होता है, उसको टाइम पीरियड या आवर्तकाल कहते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड या आवर्तकाल। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है प्रति सेकंड इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तीव्रता, नोट, पिच, संगीत। तो प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को हम तीव्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीव्रता बोलते हैं, लाउडनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? तीव्रता या लाउडनेस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहां तक दिक्कत तो नहीं, सबका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं फिर। चलो, ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम, ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम डॉट डॉट अवस्था में होना चाहिए। ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम डॉट डॉट अवस्था में होना चाहिए। कहा गया ठोस, गैस, द्रव, इनमें से सभी। तो भैया ध्वनि के संचरण के लिए आपकी 3 अवस्थाएं होंगी जिसमें ध्वनि गमन करेगी। कौन कौन सी होगी? पहला तो आपका ठोस होगा, सबसे ज्यादा स्पीड भी ठोस में होगी। उसके बाद द्रव होगा और उसके बाद गैस। सीक्वेंस भी याद रखना भैया, कई बार सीक्वेंस भी पूछा जाता है कि जो ध्वनि तरंगे होंगी इनको संचरण करने के लिए किस किस माध्यम में ध्वनि गमन कर सकती है? ठोस, द्रव, गैस, तीनों में गमन करेगी। लेकिन सबसे ज्यादा स्पीड किस में होगी? तो सॉलिड यानी कि ठोस में, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में। सीक्वेंस है। तो कहा गया ठोस में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। गैस में भी ध्वनि गमन कर सकती है, द्रव में भी गमन कर सकती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी कि ठोस, द्रव, गैस तीनों में आपका जो ध्वनि है वो गमन कर सकती है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहा गया डॉट डॉट ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं भाई, क्या नहीं है? कहा गया आयाम बिल्कुल है, वेग है, आवृत्ति भी है, लेकिन हर्ट जो है ये ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। जो हर्ट जो है ये ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्वनि डॉट डॉट के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि डॉट डॉट के कारण उत्पन्न होती है अपवर्तन, कंपन, प्रतिबिंब, घूर्णन। तो भैया ध्वनि तभी उत्पन्न होगी जब किसी वस्तु में वाइब्रेशन हो, कंपन हो। तो भैया वाइब्रेशन और कंपन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि तभी उत्पन्न हो सकती है जब वाइब्रेशन हो, कंपन हो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? विकल्प है दोनों अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो भैया बिल्कुल गलत है। जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं और प्रकाश तरंगे क्या होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। ये तो कहा गया दोनों अनुप्रस्थ है, तो गलत कह रहा है। कहा गया दोनों तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं। भैया ध्वनि तरंगे तो अनुदैर्ध्य होती हैं लेकिन प्रकाश अनुदैर्ध्य नहीं होती, इसलिए ये भी गलत है। कहा गया ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, ये गलत कह रहा है। ध्वनि तरंगे तो अनुदैर्ध्य होती हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। चलो कहा गया ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है, बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन कहा प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलें। यहां तक दिक्कत तो नहीं किसी को? कहा गया निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण कारण उत्पन्न होते हैं। कहा गया किरण का अपवर्तन, तापमान में अंतर, हवा का दबाव, चुंबकीय अंतर। तो भैया जो हवा का दबाव है, हवा के दबाव के कारण ही संपीड़न और विरलीकरण का कारण उत्पन्न होता है। हवा के दबाव, एयर प्रेशर के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अलग अलग मतलब एयर प्रेशर होगा, वायु दबाव होगा, इसी कारण संपीड़न और विरलीकरण का कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहा गया ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है
तीव्रता मतलब समझ रहे हो ना, ध्वनि की तीव्रता मतलब लाउडनेस। लाउडनेस किससे मापी जाती है? रिएक्ट स्केल, रिएक्टर स्केल, कहा गया टेस्ला से, डेसिबल, हर्ट्ज। तो भैया इसको याद रखना, ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं, ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं। तो आवृत्ति नहीं कहा गया, तीव्रता यानी कि लाउडनेस की बात कही गई। अब जैसे मैं बोल रहा हूं भैया, तो आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, ये क्या हुई? ध्वनि की तीव्रता, कितने तेजी से उसकी आवाज सुनाई दे रही है, क्या हुई? इसकी तीव्रता हुई ना, तीव्रता हुई। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। नेक्स्ट, कहा गया ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई है मीटर, हर्ट्ज, न्यूटन, मीटर प्रति सेकेंड। तो भैया अभी अभी तो हम लोग डिस्कस किए थे कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने के लिए मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज है, मात्रक शॉर्ट फॉर्म में इसका संकेत है कैपिटल एच स्मॉल जेड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कहा गया ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण डॉट डॉट तरंग प्रसार की दिशा में कंपन होते हैं, कंपन करते हैं, कंपन नहीं करते हैं, कंपन करते हैं लेकिन किसी निश्चित दिशा में नहीं, तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। देखो भैया, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण तरंग के प्रसार के कंपन, तरंग के प्रसार की दिशा में ही कंपन करते हैं, उसी दिशा में जिस दिशा में ध्वनि चलती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब हवा के कण तरंग के प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। कहा गया ध्वनि डॉट डॉट का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग, यांत्रिक ऊर्जा, अनुगूंज, कंपन ऊर्जा। तो ध्वनि क्या है भैया? यांत्रिक ऊर्जा है। ध्वनि क्या है? यांत्रिक ऊर्जा है। ध्वनि यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, कहा गया निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती हैं। निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती हैं। कहा गया विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति, विभिन्न माध्यमों में एक ही गति, लकड़ी में 10 मीटर प्रति सेकेंड। कहा गया एक ही माध्यम में भिन्न गति। तो भैया ध्वनि तरंगे अलग अलग माध्यम में अलग अलग ध्वनि की, जो जैसे ठोस में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद द्रव में होगा, फिर गैस में, तो हर जगह ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। ठीक है, तो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न गति होती है ध्वनि की, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा गया बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि की तीव्रता स्तर, लाउडनेस पूछा गया, तीव्रता स्तर 100 डेसिबल, 0 डेसिबल, 10 डेसिबल, 25 डेसिबल। तो भैया जो बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि की तीव्रता का स्तर होता है वो 0 होता है। लाउडनेस क्या होता है उसका? 0 होता है, बिल्कुल मंद होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, कहा गया अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा, कोई भी बैंडविड्थ निर्धारित नहीं है। 4 विकल्प आपके पास है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। अल्ट्रासोनिक भैया, जो अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, लेकिन 20,000 कहीं दिख नहीं रहा है। तो भैया 20 किलो हर्ट्ज का मतलब होता है 20,000 हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज का मतलब होता है 20,000 हर्ट्ज। तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगा अल्ट्रासोनिक तरंगों की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
कहा गया मनुष्यों के लिए मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य से सीमा लगभग तक है। तो भैया जो मनुष्यों के लिए है श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से लेके कहां तक होती है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, गलत है। ऑप्शन नंबर बी में कहा गया 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, गलत है। कहा गया ऑप्शन नंबर सी में 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी सही है। डी चेक करते हैं 2 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। याद है मैंने बताया अभी तक भैया आपको ये डाटा भी याद रखना है ना, इसमें भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है, डाटा याद रखना है। नेक्स्ट कहा गया मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? 100 डेसिबल, 80 डेसिबल, 40 डेसिबल, 115 डेसिबल। तो भैया जो मनुष्य सहन कर सकता है वो उच्चतम ध्वनि स्तर कितनी होती है? तो 80 डेसिबल होती है। कितनी होती है? 80 डेसिबल होती है। इससे ऊपर की आवाज जो ध्वनि का आपका लाउडनेस है, तीव्रता है, वो क्या करेगा? आपको इरिटेट करेगा, यानी कि वो हाई पिच साउंड में आ जाएगा। किसमें? हाई पिच साउंड में आ जाएगा, वो आपको इरिटेट करेगा, वो सहन नहीं कर पाओगे। तो 80 डेसिबल तक ध्वनि क्या मनुष्य सहन कर सकता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों, यहां आकृतियों नहीं आवृत्तियों कर लो, आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड, सुपरसोनिक, इंफ्रासोनिक। 4 विकल्प आपके पास हैं, आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो श्रवणीय रेंज होती है, ऑडिबल वेव होती है, उनकी जो रेंज है नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है भैया, उनको इंफ्रासोनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंफ्रासोनिक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जो ऑडिबल वेव होते हैं उनकी रेंज जो होती है उनको क्या बोला जाता है? आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा क्या जाता है? उनको कहा जाता है इंफ्रासोनिक। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, कहा गया डाट डाट की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। तो मनुष्यों के लिए श्रव्य होने के लिए कितनी उनकी आवृत्ति होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके कहां तक भैया? 20,000 हर्ट्ज तक होनी चाहिए। अब अगर जो इनके बीच में होगा उसको आप सुन पाओगे, ठीक है। 18,000 बताओ इनके बीच में है, बिल्कुल है, इसको सुन पाओगे। 22,000 बताओ मुझे, क्या 20 से 20,000 हर्ट्ज तक है? नहीं, तो इसको सुन नहीं पाओगे, और जो नहीं सुन पाओगे वही तो आंसर है। 100 हर्ट्ज सुन पाओगे, 20,000 हर्ट्ज सुन पाओगे, लेकिन 22,000 नहीं सुन पाओगे। तो कहा गया मनुष्य डाट डाट की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है, तो भैया 22,000 हर्ट्ज की श्रव्य नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक। अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति डाट डाट है 20 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, फिर कहा गया 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच। कहा गया अपश्रव्य या फिर कहा गया इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी है? तो आपको बताना है इनकी आवृत्ति कितनी है भैया। इनकी आवृत्ति जो है, जो आपका श्रव्य या अपश्रव्य है भैया, अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक कहा गया तरंगों की आवृत्ति कितनी है? तो 20 हर्ट्ज से कितनी होती है? कम होती है। कितनी? 20 हर्ट्ज से कम होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। 20 हर्ट्ज से अगर ऊपर है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक है, तो श्रव्य होगा। अपश्रव्य यानी कि आपका कम होना चाहिए, और प्रश्रव्य मतलब 20,000 से अधिक होगा, ठीक है, याद रहेगा ना। श्रव्य अप देखो, एक होगा इसको अश्रव्य या अपश्रव्य बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा होगा श्रव्य होगा, तीसरा प्रश्रव्य होगा। तो 20,000 से कम 20 से कम आवृत्ति वाले को अश्रव्य या अपश्रव्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। कहा गया डाट डाट तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं। कहा गया अपश्रव्य
अति प्राध्वनिक, प्रश्रव्य, पराध्वनिक। तो भैया जो चमगादड़ होती हैं वो कौन सी तरंगे निकालती हैं? प्रश्रव्य तरंगे निकालती हैं। देखो चमगादड़ ऐसे कहा जाता है कि चमगादड़ दिन में नहीं देख पाती, रात में, तो भैया उनको रात में भी नहीं दिखाई देता ना दिन में, आंखें होती हैं लेकिन वो सक्रिय नहीं होती हैं, जिसके कारण चमगादड़ देख नहीं पाती। ठीक है, बस इधर उधर वो घूमती रहती हैं। अब क्या होगा, अब जैसे वो प्रश्रव्य तरंग निकाली और रास्ते में कोई अवरोध आ गया, वहां से टकराया, तो उनको पता चल जाता है कि बीच में कोई अवरोध है, वो मुड़ जाती है, तो कंफ्यूज होती है, इधर उधर उड़ती रहती है, देखते होंगे ना आप लोग। और इन्हीं तरंगों के माध्यम से वो अपना शिकार भी करती हैं। चमगादड़ की आंखें तो होती हैं लेकिन वो सक्रिय नहीं होती हैं, वो प्रश्रव्य तरंगे निकालती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या किए, 25 प्रश्नों को डिस्कस किए। कितना? 25 प्रश्नों को डिस्कस किए। उम्मीद है आप इन प्रश्नों को समझ पाए होंगे। अभी साउंड पे 2 क्लास और होगी। ठीक है, साउंड पे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए साउंड पे 2 क्लास और करेंगे। तो मिलेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास बस यहीं तक। थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।